नमस्कार साथियों, हमारा जो क्लास चल रही है ये है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। और आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा और बघेलखंड को। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं मालवा का पठार, बुंदेलखंड और मध्य भारत। इसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। साथियों, आपने यदि पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम इन चारों पठारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रीवा पन्ना के पठार की। ये जो रीवा पन्ना का पठार है, देखो जितने भी पठार है हम इनको इन 12 बिंदुओं पर समझेंगे। ठीक है, इन 12 बिंदुओं की चर्चा हम सारे पठारों में करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले रीवा पन्ना के पठार को। रीवा पन्ना के पठार की सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति। तो ये जो रीवा पन्ना का पठार है, इसकी लोकेशन कहां पर स्थित है? ये तो आप देख रहे हो कि इसके दक्षिण में रीवा पन्ना के दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी है इसके दक्षिण में और सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। और इधर पूर्व की बात करें, इसके इधर पूर्व में याद रखिएगा ये बघेलखंड स्थित है। याद रखिएगा, बघेलखंड इसके पूर्व में स्थित है, यानी कि बघेलखंड के ये पश्चिम में रीवा पन्ना पड़ता है। फिर इधर पश्चिम की बात करें तो रीवा पन्ना के पश्चिम में इधर मालवा का पठार लगा हुआ है। याद रखिएगा, मालवा का पठार लगा है और इसी से लगा हुआ है इसके पश्चिम में बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड और मालवा से आप देखोगे तो ये मालवा और बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है। और रीवा पन्ना के ऊपर उत्तर में यदि हम देखें तो उत्तर में गंगा का मैदान है। तो ये तो हमने देखी इसकी स्थिति, लोकेशन। आगे हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल कितना है? याद रखिएगा 10.37%। याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.37% इसका क्षेत्रफल है। आगे देखें हम इससे संबंधित जिले, मतलब रीवा पन्ना के पठार में यहाँ पर कौन कौन से जिले स्थित है, कौन कौन से जिले में ये रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है। तो संबंधित जिले आप देखोगे तो 2 जिले तो इसी के नाम में ही है, रीवा हुआ, पन्ना हुआ। साथ ही आप देखोगे सागर और दमोह। याद रखिएगा, सागर और दमोह का कुछ क्षेत्र आता है सागर और दमोह का किसमें? रीवा पन्ना के पठार में। और कुछ क्षेत्र आता है इसका किसमें? मालवा के पठार में आता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें पूरा सतना भी आता है। सतना रीवा पन्ना सतना, ये पूरे रीवा पन्ना सतना जिले पूरे रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। और दमोह और सागर का कुछ हिस्सा आता है, याद रखिएगा इसमें, और बाकी क्षेत्र मालवा में आता है, सागर और दमोह का। आगे हम बात करें इससे प्रवाहित होने वाली नदियां। रीवा पन्ना के पठार से कौन कौन सी नदियां यहां से प्रवाहित होती है? तो रीवा पन्ना के पठार से गुजरती है सोन नदी। याद रखिएगा, सोन नदी यहां से गुजरती है। इसके अलावा आप देखोगे केन नदी गुजरती है और टोंस नदी यहां से गुजरती है। याद रखिएगा, ये मुख्य नदियां हैं, सोन, केन और टोंस नदी यहां से गुजरती है। और एक नदी और है यहां पर मुख्य, ब्योरमा नदी। ठीक है, तो ये नदियां हैं जो यहां से गुजरती है। आगे हम देखें मृदा कैसी है रीवा पन्ना के पठार में? तो मिट्टी की बात करें यहां पर, तो यहां पर बालुई मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। बालुई दोमट मिट्टी यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो साथियों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगले बिंदु देखते हैं। यहां पर चलो, तो आगे देखिएगा यहां पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन सी फसलें रीवा पन्ना के पठार में उगाई जाती है? तो यहाँ की जो मुख्य फसल है, याद रखिएगा गेहूं। इसके अलावा यहाँ पर ज्वार की खेती भी की जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर खेती की जाती है, याद रखिएगा, गेहूं की। फिर ज्वार की खेती भी यहाँ पर होती है और तिलहन की खेती भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, आगे हम देखें जलवायु कैसी है यहाँ की। तो यहाँ की जलवायु याद रखिएगा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। याद रखिएगा कैसी जलवायु है?
महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब यह है कि यहाँ पर गर्मी में तो सामान्य गर्मी होती है, लेकिन ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में सामान्य गर्मी पड़ती है, उसे हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। आगे यहाँ पर हम देखें वर्षा, तो वर्षा यहाँ पर होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, और वनस्पति अगर हम यहाँ पर देखें, ये अगला पॉइंट है हमारा, याद रखिएगा, ये वनस्पति। तो वनस्पति की यहाँ पर हम बात करें तो सागौन सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बांस, तेंदुपत्ता, बांस और तेंदुपत्ता, जो तेंदू है, तेंदू की झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, सागौन, बांस, तेंदू, बीजा, हल्दू, बीजा और हल्दू। ठीक है, बीजा, हल्दू। इसके अलावा यहाँ पर सतई और बेर की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सागौन, बांस, तेंदू, बीजा, हल्दू, सतई और बेर, ये मुख्य रूप से यहाँ पर ये वनस्पति रीवा पन्ना में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें खनिज की, तो खनिज में यहाँ पर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, हीरा, कोरंडम। याद रखिएगा कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ये रीवा पन्ना का पठार प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरा उत्पादन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कोरंडम पाया जाता है, कोरंडम पाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर जिसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसी में यहाँ पर पाया जाता है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी यहाँ पर क्वार्टजाइट के भी निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मुख्य खनिज है जो कि रीवा पन्ना के पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ के उद्योगों की, तो यहाँ पर रीवा पन्ना में एक जिला आता है सतना। ठीक है, और सतना में सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग के लिए ये सतना प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हीरा तराशने का कारखाना है, हीरा तराशने का कारखाना है, हीरा तराशने का कारखाना। ठीक है, याद रखिएगा, ये हीरा तराशने का जो कारखाना है ये पन्ना में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, पन्ना में ये स्थित है। ठीक है, तो ये है यहाँ के प्रमुख उद्योग। फिर इसके बाद आगे हम देखें, इसमें कुछ और विशेष फैक्ट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे आप देखिएगा इस कुछ विशेष तथ्य के बारे में, यहाँ पर और विशेष क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला फैक्ट याद रखिएगा, ये जो रीवा पन्ना का पठार है इसे विंध्यन कागार प्रदेश भी कहते हैं, विंध्यन कगारी प्रदेश कहते हैं, विंध्यन कागारी प्रदेश। प्रश्न आता है विंध्यन कागारी प्रदेश किसे कहते हैं? तो रीवा पन्ना के पठार को। विंध्यन का मतलब विंध्याचल पर्वत के ऊपर कागार पर ये स्थित है, इसीलिए विंध्यन कागारी प्रदेश कहते हैं। इसी विंध्यन क्षेत्र में रीवा पन्ना के पठार में याद रखिएगा कैमूर और भांडेर श्रेणी स्थित है, कैमूर और भांडेर श्रेणी स्थित है। और ये जो कैमूर भांडेर श्रेणी है, ये याद रखिएगा, ये कैमूर और भांडेर जो कागार है ये गंगा और नर्मदा में जल विभाजक का कार्य करता है। गंगा व नर्मदा का जो अपवा क्षेत्र है उसमें जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि इसे जल विभाजक माना जाता है, जल विभाजक माना जाता है। तो प्रश्न ये भी आता है कि गंगा व नर्मदा का जल विभाजक किसे माना जाता है? तो विंध्याचल पर्वत को, या विंध्याचल में कैमूर और भांडेर को। ठीक है, कैमूर और भांडेर का कार्य गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इसी विशेष तथ्य में मैं आपको बता दूं कि रीवा पन्ना के पठार में जो सतना है, सतना में एक स्थान आता है, शहर आता है मैहर। ये जो मैहर है ये शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, शारदा माता मंदिर के लिए ये मैहर काफी प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। साथियों, इसी में एक बात और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि यहाँ पर एक जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, याद रखिएगा, एक चचाई जलप्रपात है और एक यहाँ पर केवटी जलप्रपात है। वैसे तो और भी यहाँ पर रीवा में जलप्रपात है, केवटी, बहुटी, पियावन, पूर्वा, बेलोई, तो इनको हम जलप्रपात के टॉपिक में समझेंगे। अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चचाई जलप्रपात है, याद रखिएगा, ये चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि इसी रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, इसके बाद में अगला पठार हम देखते हैं।
चलिए तो आगे हम बात करें नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी ये आपको ये दिखाई दे रही है नर्मदा सोन घाटी, और इस नर्मदा सोन घाटी की सबसे पहले हम देखें स्थिति। तो स्थिति आप देखिएगा तो नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है, तो ये मालवा के दक्षिण में है, सतपुड़ा के उत्तर में, यानी कि नर्मदा के उत्तर में मालवा, दक्षिण में सतपुड़ा, और उत्तर में इधर रीवा है, और पूर्व में बघेलखंड, और इधर पश्चिम में ये गुजरात तक इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। याद रखिएगा नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। संबंधित जिले की हम बात करें, कौन कौन से जिले यहाँ पर स्थित हैं, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले में आप देखोगे अनूपपुर का कुछ हिस्सा नर्मदा सोन में आता है और कुछ हिस्सा बघेलखंड में आता है। इसके अलावा मंडला आता है, मंडला का कुछ हिस्सा सतपुड़ा में आता है और कुछ हिस्सा आता है नर्मदा सोन घाटी में। इसके अलावा इसमें आता है जबलपुर, नरसिंहपुर, याद रखिएगा नरसिंहपुर का कुछ क्षेत्र इसमें आता है, नरसिंहपुर, और हरदा, होशंगाबाद। ये जो 4 जिले मैंने आपको बताया साथियों, इसका कुछ हिस्सा नर्मदा सोन घाटी में आता है और कुछ हिस्सा सतपुड़ा मेकल में आता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आता है झाबुआ जिला का कुछ क्षेत्र और अलीराजपुर का कुछ क्षेत्र। तो झाबुआ और अलीराजपुर का कुछ क्षेत्र नर्मदा में आता है और कुछ क्षेत्र आता है मालवा में। फिर आगे आप देखोगे तो बड़वानी हुआ, बड़वानी खंडवा, खरगोन, और इसके बाद में आप देखोगे खरगोन के बाद बुरहानपुर, याद रखिएगा बुरहानपुर। तो इनका कुछ हिस्सा नर्मदा सोन घाटी में आता है और कुछ हिस्सा आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये मुख्य जिले मैंने आपको बताया नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आने वाले जिले। तो साथियों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं, बात करें हम नदियों की, तो नर्मदा सोन घाटी में जो मुख्य नदियां हैं, याद रखिएगा नाम से ही है, नर्मदा नदी है और सोन नदी है। ये 2 मुख्य नदियां यहां से होकर प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे नर्मदा सोन घाटी हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नर्मदा की कई सहायक नदियां हैं, ठीक है, इनको हम नदियों के टॉपिक में समझेंगे, जैसे दक्षिण से दूधी, कूंदी, शेर, शक्कर, बंजाल, ठीक है, तो ये नर्मदा के दक्षिण से मिलती है, उत्तर से चंद्रशेखर, बारना, उरी, हथनी, तिंदोनी, ठीक है। तो ये नर्मदा की सहायक नदियां भी इस नर्मदा वैली में प्रवाहित होती है। तो साथियों इनको हम नदियों के टॉपिक में अच्छे से समझ लेंगे। फिर मिट्टी की बात करें, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, ये मृदा कैसी पाई जाती है, तो याद रखिएगा गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। फसल आप देखोगे तो सर्वाधिक जो फसल होती है यहाँ पर गेहूं की फसल यहाँ पर होती है। इसके अलावा आप देखोगे सोयाबीन की खेती होती है और कपास की खेती यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली की खेती यहाँ पर की जाती है। तो याद रखिएगा गेहूं, सोयाबीन, कपास, मूंगफली और चावल, ये मुख्य रूप से यहाँ पर इन फसलों की खेती की जाती है। खेती की दृष्टि से आप देखोगे, कृषि की दृष्टि से याद रखिएगा नर्मदा सोन घाटी संपन्न पठार है, ठीक है, संपन्न है। सर्वाधिक यहाँ पर फसल के लिए ये अच्छा क्षेत्र माना जाता है नर्मदा सोन घाटी। आगे आप देखोगे जलवायु, तो यहाँ की जो जलवायु है, याद रखिएगा मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु, याद रखिएगा मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मानसूनी जलवायु का मतलब यह है कि ऐसी जलवायु जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार बदलती रहे, यानी कि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होती है हमारे यहाँ पर, ठंड, गर्मी, ठीक है, सर्दी वगैरह, ये जैसे एक क्रम में ऋतु का परिवर्तन होता है। जैसे आप देखोगे अभी बारिश चल रही है, बारिश के बाद में ठंड आ जाएगी, ठंड के बाद में गर्मी आ जाएगी, ठीक है, गर्मी के बाद में पुनः बारिश आ जाएगी। तो ऐसी जो ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसी ऋतु परिवर्तन के साथ जो मौसम समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए उसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो यानी कि समय के अनुसार मानसून यहाँ पर आ जाए, समय के अनुसार ठंड आ जाए, समय के अनुसार गर्मी आ जाए, ठीक है, तो उसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी में। वनस्पति की बात करें हम यहाँ पर, तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर याद रखिएगा सागौन की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है क्या, तेंदु पाया जाता है। तो सर्वाधिक अगर आपको मध्य प्रदेश में ही याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है तो वो है, याद रखिएगा, सागौन की वनस्पति है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर महुआ हुआ, इसके अलावा बीजा की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, और अंजन, ये कुछ मुख्य वनस्पति है जो इस नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, याद रखिएगा वर्षा कैसी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। याद रखिएगा यहाँ की औसतन जो वर्षा है ये कितनी है, 125 सेंटीमीटर वर्षा है। तो ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम देखें,
चलिए, तो आगे बात करें हम दोस्तों यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज की, और कौन कौन से यहाँ पर मुख्य उद्योग है और विशेष तथ्य यहाँ पर क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो बात करें हम खनिज की, तो खनिज आप देखोगे तो यहाँ पर लाइमस्टोन पाया जाता है। लाइमस्टोन याद रखिएगा, ये मैं लाइमस्टोन, इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं। चूना पत्थर दोनों नाम में बता रहा हूँ, लाइमस्टोन या चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा संगमरमर याद रखिएगा, नर्मदा के किनारे जबलपुर में सफ़ेद संगमरमर के लिए जबलपुर फेमस है, सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे टंगस्टन यहाँ पर पाया जाता है, टंगस्टन और कोयला के भी निक्षेप यहाँ पर इस घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन, संगमरमर, टंगस्टन, कोयला के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीमनी के भी निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं नर्मदा सोन घाटी में। तो यहाँ के ये मुख्य खनिज है। उद्योग की यदि हम बात करें तो उद्योग में इस घाटी में आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा, कांच बनाने का कारखाना मिलेगा, कांच बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा रबड़ उद्योग भी यहाँ पर इस घाटी में आपको मिलेंगे। तो ये कुछ मुख्य उद्योग है जो इस घाटी में पाए जाते हैं। और कुछ विशेष तथ्य की बात करें हम, तो विशेष तथ्य में आप देखोगे तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर फेमस है। जबलपुर में एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके अलावा जबलपुर में ही याद रखिएगा भेड़ा घाट प्रसिद्ध है, भेड़ा घाट। इसके अलावा आप देखोगे ओकारेश्वर और महेश्वर, याद रखिएगा ये महेश्वर। तो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, ओकारेश्वर, महेश्वर, ये कुछ मुख्य पर्यटन स्थल इस नर्मदा सोन घाटी में स्थित है। तो साथियों, ये हमने देखा नर्मदा सोन घाटी के बारे में, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में आगे हम देखते हैं अगला पठार। चलिए, तो आगे हम देखते हैं बघेलखंड के पठार के बारे में, इनसे क्या क्या एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बघेलखंड की सबसे पहले मैं आपको स्थिति बता दूं, तो जो बघेलखंड है, इस बघेलखंड की लोकेशन आप देखोगे तो यह बघेलखंड यहाँ पर स्थित है। इसके पूर्व में याद रखिएगा महानदी बेसिन आता है, महानदी बेसिन, और इसके दक्षिण में आपको बघेलखंड के नीचे दक्षिण में सतपुड़ा मेकल आता है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। और इधर पश्चिम में आप देखेगा तो बघेलखंड के इधर पश्चिम में रीवा पन्ना का पठार पड़ता है, और नर्मदा और सोन नदी इसके पश्चिम से गुजरती है। और उत्तर की बात करें, ऊपर बघेलखंड के ऊपर तो यूपी में गंगा का मैदान इसके उत्तर में पड़ता है, याद रखिएगा गंगा का मैदान उत्तर में पड़ता है। इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो बघेलखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा 7% है। बघेलखंड का जो क्षेत्रफल है याद रखिएगा 7% है, जो कि सबसे कम है। प्रश्न आता है कि सबसे कम क्षेत्रफल किस पठार का है, तो बघेलखंड का, या ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा पठार मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो याद रखिएगा बघेलखंड सबसे छोटा है और मालवा का पठार सबसे बड़ा है। संबंधित जिले आप देखोगे तो बघेलखंड में संबंधित जिले आएंगे यहाँ पर सीधी, सिंगरौली आता है, नीचे आप देखोगे शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। याद रखिएगा कौन कौन से जिले आते हैं, तो सीधी आता है, सिंगरौली आता है, इसमें सिंगरौली जिला आता है। इसके अलावा इसमें देखोगे आप शहडोल, अनूपपुर, याद रखिएगा शहडोल, अनूपपुर का कुछ हिस्सा बघेलखंड में, कुछ हिस्सा सतपुड़ा में और कुछ हिस्सा नर्मदा सोन घाटी में आता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर उमरिया बघेलखंड में आता है, और कटनी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जिले हैं जो कि बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। आगे हम नदियों की बात करें, नदियां कौन कौन सी यहाँ से बघेलखंड से होकर गुजरती है, तो बघेलखंड के पठार से आप देखोगे, देखो शहडोल और अनूपपुर, नर्मदा नदी यहाँ से होकर गुजरती है, नर्मदा नदी गुजरती है यहाँ से, और सोन नदी यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा जोहिला नदी, जो कि आगे जाकर याद रखिएगा सोन नदी में मिल जाती है शहडोल में। तो नर्मदा, सोन और जोहिला यहाँ से गुजरने वाली मुख्य नदियां हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा लाल पीली या फिर पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली या पथरीली मिट्टी इस बघेलखंड के यहाँ पर पठार में पाई जाती है। फसलों की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो यहाँ की जो मुख्य फसल है याद रखिएगा चावल यहाँ की याद रखिएगा मुख्य फसल है। मुख्य जो फसल की खेती होती है बघेलखंड में चावल की खेती होती है। इसके अलावा अलसी की भी खेती यहाँ पर होती है, और तिल की खेती होती है, और याद रखिएगा यहीं पर ज्वार की खेती भी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ की मुख्य फसल याद रखिएगा चावल है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है,
याद रखिएगा मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी जलवायु। और अभी मैंने बताया था मानसूनी जलवायु वह जलवायु है जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार, समय के अनुसार बदल जाए, वो मानसूनी जलवायु है। समय पर बारिश आ जाए, समय पर ठंड, समय पर गर्मी आ जाए, तो उसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, बात करें वर्षा की तो यहाँ पर औसतन जो वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा यहाँ की जो औसतन जो वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है। तो साथियों ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की चर्चा करें हम। चलिए तो आगे देखते हैं साथियों। इसमें आगे हम बात करें वनस्पति की। कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर इस बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। तो वनस्पति में आप देखोगे तो सागौन की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, साल पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना साल पाई जाती है। इसके अलावा गुंजन वनस्पति यहाँ पर मिलेगी आपको, और एक वनस्पति यहाँ पर आपको मिलेगी, याद रखिएगा कुसुम। तो सागौन, साल, गुंजन और कुसुम की वनस्पति बहुतायत में यहाँ पर पाई जाती है। आगे खनिज की हम बात करें यहाँ पर तो बघेलखंड में याद रखिएगा खनिज में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा कोयला के निक्षेप, यहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चूना पत्थर भी मिलेगा आपको, चूना पत्थर भी पाया जाता है, और बॉक्साइट भी यहाँ पर पाया जाता है। याद रखिएगा बॉक्साइट। इसके अलावा फायर क्ले यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य खनिज है जो कि बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें उद्योग की तो कौन कौन से उद्योग बघेलखंड में मुख्य रूप से हैं। तो उद्योग में आप देखोगे अनूपपुर जिला आता है बघेलखंड में, तो अनूपपुर में आता है, याद रखिएगा अमलाई। ठीक है, अमलाई, तो अमलाई में कागज मिल स्थित है, याद रखिएगा कागज मिल अनूपपुर के अमलाई में स्थित है। ये जो कागज मिल है, याद रखिएगा ये कौन सी कागज मिल है, तो ये जो फोटोकॉपी के जो कागज आते हैं, याद रखिएगा फोटोकॉपी के कागज जो यहीं पर अनूपपुर अमलाई में बनते हैं। फिर इसके अलावा आप देखोगे अमरकंट में ताप विद्युत केंद्र स्थित है, अमरकंट में ताप विद्युत गृह स्थित है, ताप विद्युत गृह स्थित है। ठीक है, तो ये तो हमने मुख्य उद्योग देखे। इसके अलावा विशेष तथ्य में और क्या क्या बघेलखंड से आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा बघेलखंड के बीच सेंटर से गुजरती है। बघेलखंड के बीचों बीच से याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा बघेलखंड के बीचों बीच से गुजरती है, बघेलखंड के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। इसको दो बराबर भाग में बांटती है, याद रखिएगा कौन, कर्क रेखा। इसके अलावा विशेष तथ्य में एक बात और याद रखिएगा, जो बघेलखंड है, बघेलखंड में सिंगरौली जिला आता है, और सिंगरौली में एक स्थान आता है, याद रखिएगा बेड़न। ये जो बेड़न है इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, ऊर्जा राजधानी कहते हैं। प्रश्न ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सिंगरौली के बेड़न को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, बघेलखंड में उमरिया जिला आता है, और यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। साथियों इन नेशनल पार्क, ऊर्जा वगैरह इनका सबका एक पर्सनली हम अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिसमें हम सारे बांधवगढ़ पर सारे नेशनल पार्क पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों ये हमने देखा बघेलखंड का पठार, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए साथियों आगे हम बात करें, हमारा जो लास्ट भौतिक प्रदेश है, 7वां भौतिक प्रदेश है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करें हम, सबसे पहले इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति लोकेशन आप देख रहे हो नर्मदा, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, इधर दक्षिण में आप देखिएगा गोदावरी का मैदान आ जाता है, इधर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, और उत्तर में सोन नदी, और इधर सतपुड़ा मेकल के इधर पूर्व में छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन इसके पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी स्थिति देखी। क्षेत्रफल देखें इसका, तो क्षेत्रफल जो पूरा मध्य प्रदेश है इसका याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, कुल 11% है। पूरे मध्य प्रदेश का 11% क्षेत्रफल सतपुड़ा मेकल श्रेणी का है। संबंधित जिले की बात करें तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी में संबंधित कौन कौन से जिले यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा अनूपपुर और शहडोल का कुछ भाग आता है, अनूपपुर और शहडोल का कुछ हिस्सा इसमें आता है। इसके अलावा आप देखोगे नीचे डिंडोरी, मंडला हुआ, मंडला, फिर नीचे यहाँ पर लास्ट में याद रखिएगा बालाघाट और सिवनी के पड़ोस में आप देखोगे बैतूल, छिंदवाड़ा,
ये छिंदवाड़ा हो गया। इसके अलावा आप देखोगे हरदा, हरदा, होशंगाबाद, होशंगाबाद, याद रखिएगा ये हरदा और होशंगाबाद, हरदा होशंगाबाद। इसके अलावा खंडवा, खंडवा हुआ, खरगोन हुआ, खंडवा खरगोन, इनका कुछ हिस्सा, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा और खरगोन, इनका कुछ हिस्सा याद रखिएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है और कुछ हिस्सा नर्मदा सोन घाटी में आता है। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर पूरा बुरहानपुर, बुरहानपुर याद रखिएगा, ये जो बुरहानपुर है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे आप देखिएगा बड़वानी हुआ, बड़वानी हुआ, फिर इधर अलीराजपुर सॉरी बड़वानी हुआ, ठीक है। तो ये जो बड़वानी और अलीराजपुर, अलीराजपुर याद रखिएगा, बड़वानी और अलीराजपुर, तो बड़वानी अलीराजपुर का कुछ हिस्सा सतपुड़ा में आता है और कुछ हिस्सा नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ मुख्य जिले हैं जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हमने जिले की बात की। फिर यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो आगे हम नदियों को देखें। तो यहाँ से गुजरने वाली जो नदियाँ हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी से जो गुजरने वाली मुख्य नदी है याद रखिएगा ताप्ती नदी, बैतूल से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी। इसके अलावा यहाँ से बहती है वर्धा नदी, बेनगंगा, बेनगंगा नदी, ठीक है। ये तीन मुख्य नदियां याद रखिएगा, ताप्ती, वर्धा और बेनगंगा नदी, ठीक है। ये मुख्य नदियां हैं जो कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी से प्रवाहित होती है। मिट्टी की बात करें यहाँ पर, तो मृदा यहाँ पर कैसी पाई जाती है, तो याद रखिएगा साधारण काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी व छिछली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। याद रखिएगा साधारण काली मिट्टी व छिछली मिट्टी इस पठार में पाई जाती है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में पाई जाती है। फसल की बात करें हम यहाँ पर, कौन कौन सी फसल यहाँ पर उत्पादित होती है, तो दोस्तों पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके चलिए दोस्तों, तो आगे हम बात करें फसलों की यहाँ पर कि कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से यहाँ पर उगाई जाती है। फसल हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य फसल की जो खेती होती है यहाँ पर ज्वार, मक्का, याद रखिएगा ज्वार, मक्का, इसके अलावा यहाँ पर गेहूं, चावल और कपास, इनकी मुख्य रूप से यहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। कहाँ पर, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। जलवायु की हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है याद रखिएगा मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, समय पर मानसून आ जाता है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वर्षा आप देखेगा तो यहाँ की जो वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर याद रखेगा 125 से 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा सतपुड़ा मेकल श्रेणी में होती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा सतपुड़ा मेकल श्रेणी में होती है, याद रखेगा 125 से 150 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी इसी सतपुड़ा में याद रखेगा पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है, ठीक है। याद रखेगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पंचमढ़ी है, जहां पर 199 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। 199 लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर दर्ज की गई है, कहां पर, पंचमढ़ी में। खनिज की बात करें तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी में खनिज आप देखोगे तो इधर हमने याद रखना है बालाघाट, बालाघाट में भारत का सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो तांबा का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है मैग्नीज के भंडार, मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा लोहा का उत्पादन होता है। और आगे आप देखोगे तो ग्रेनाइट के निक्षेप भी यहाँ पर मिलते हैं, याद रखिएगा ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट के निक्षेप भी यहाँ पर मिलते हैं, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट के निक्षेप मिलते हैं। इसके अलावा कोयला के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। तो ये मुख्य खनिज है, तांबा, मैग्नीज, लोहा, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और कोयला के निक्षेप यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उद्योग की बात करें तो इधर सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन से मुख्य उद्योग है, तो बुरहानपुर के नेपानगर में याद रखिएगा कागज उद्योग है, कागज उद्योग है, कहाँ पर है ये याद रखिएगा, बुरहानपुर के नेपानगर में कागज उद्योग स्थित है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग स्थित है यहाँ पर, सूती वस्त्र उद्योग, ये जो सूती वस्त्र उद्योग याद रखिएगा बुरहानपुर और खंडवा में स्थित है, बुरहानपुर और याद रखिएगा खंडवा में स्थित है सूती वस्त्र उद्योग। तो ये तो हमने मुख्य उद्योग की बात की। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्य में आप देखोगे और क्या क्या एग्जाम में विशेष पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी को 3 भाग में बांटा गया है। एक है इसकी राजपीपला श्रेणी, इसका एक भाग है राजपीपला, दूसरा है याद रखिएगा महादेव और तीसरा है याद रखिएगा मेकाल। इन पर मैं विस्तृत आपको पूरी डिटेल बताऊंगा साथियों पहाड़ पर्वतों के टॉपिक में। जब मध्य प्रदेश के पर्वत पहाड़ पढ़ेंगे तब मैं आपको इन श्रेणियों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कहां से कहां तक ये फैली हुई है। अभी आप देखिएगा जो ये महादेव श्रेणी है, इस महादेव श्रेणी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, कहां की याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की। तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है,
धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, जो कि इसी सतपुड़ा मेकल श्रेणी के महादेव श्रेणी में यह स्थित है। आगे आप देखिएगा इसमें जो पंचमढ़ी है, अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, ये जो पंचमढ़ी है इस पंचमढ़ी को पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो ये इतनी कुछ विशेष जानकारी थी जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है साथियों। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये हमने देखा दोस्तों 7 भौतिक प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश के। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश 7 भौतिक प्रदेश में हमारा बटा हुआ है और पहले अविभाजित मध्य प्रदेश 9 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा साथियों। इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो साथियों ये कंप्लीट होता है हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का पार्ट। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।